क्या आपने कभी सोचा है कि एक रिश्ता प्यार से नहीं बल्कि ट्रस्ट से कितना मजबूत बनता है? और जब भरोसा टूट जाता है तो दिल के साथ पूरा रिश्ता क्यों बदल जाता है? जॉन एम गॉटमैन की किताब द साइंस ऑफ ट्रस्ट हमें रिश्तों की उस गहराई को समझने का मौका देती है जहां प्यार के साथ भरोसा, समझदारी, इमोशनल कनेक्शन और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। यह किताब बताती है कि ट्रस्ट अचानक नहीं बनता, बल्कि छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे डिसीजंस और मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहने से धीरे धीरे मजबूत होता है। इस ऑडियो बुक में आपको रिलेशनशिप में ट्रस्ट, बिट्रेयल, इमोशनल अट्यूनमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और हीलिंग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का मौका मिलेगा। अगर आप इस किताब को सुनते हैं तो आपको अपने रिश्तों को बेहतर समझने, अपनी कम्युनिकेशन सुधारने और अपने करीबियों के साथ इमोशनल कनेक्शन मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हिंदी ऑडियो बुक का मकसद भी यही है कि अच्छी किताबों की वैल्यूएबल नॉलेज आप तक आसान हिंदी में पहुंचे, ताकि आप सीखने के लिए अपनी बिजी लाइफ से अलग समय निकालने के लिए मजबूर ना हो। आप अपना काम करते हुए, ट्रैवल करते हुए, वॉकिंग करते हुए, आराम करते हुए या सोने से पहले भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। कभी कभी एक अच्छी किताब हमारे अंदर ऐसा सवाल पैदा कर देती है जो हमारी पूरी सोच बदल देता है, और शायद आज की ये किताब आपके लिए भी वही सवाल लेकर आई हो। आप हिंदी ऑडियो बुक से देश के किस हिस्से से जुड़े हैं? गांव से, शहर से, भारत से या विदेश से? हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी मौजूदगी इस सफर को और अपना बनाती है। तो जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो बुक के साथ और खुद को अच्छी किताबों की अच्छी सोच से जोड़ते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1। रिश्ते में प्यार होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता एक मजबूत रिश्ते के लिए। ट्रस्ट यानी भरोसा उतना ही जरूरी है जब हमें यह विश्वास होता है कि सामने वाला हमारी फीलिंग्स को समझेगा, हमारी बात सुनेगा और मुश्किल समय में हमारा साथ देगा। तभी रिश्ते में इमोशनल सिक्योरिटी पैदा होती है। जॉन एम गॉटमैन की द साइंस ऑफ ट्रस्ट इसी भरोसे को समझने की कोशिश करती है। ये किताब बताती है कि ट्रस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बन जाती है, बल्कि ये रोज की छोटी छोटी बातों और व्यवहार से धीरे धीरे मजबूत होता है। जब हम अपने पार्टनर की बात ध्यान से सुनते हैं, उसकी फीलिंग्स को समझते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं और परेशानी के समय उसका साथ देते हैं, तो हम उसके मन में भरोसा पैदा करते हैं। लेकिन जब हम बार बार उसकी बात को नजरअंदाज करते हैं, उसकी फीलिंग्स को महत्व नहीं देते या मुश्किल समय में उसका साथ छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे ट्रस्ट कमजोर होने लगता है। किसी भी रिश्ते में डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स होना सामान्य बात है। दो लोगों की सोच हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन असली रिश्ता उस समय दिखाई देता है जब दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट होता है। अगर उस समय भी रिस्पेक्ट बना रहता है और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर हर डिसएग्रीमेंट ब्लेम, क्रिटिसिज्म और दूरी में बदल जाए, तो इमोशनल कनेक्शन कमजोर होने लगता है। इसलिए ट्रस्ट का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते में कभी गलती नहीं होगी, बल्कि ट्रस्ट का मतलब है कि गलती होने के बाद उसे सुधारने की कोशिश की जाएगी, सामने वाले की फीलिंग्स को समझा जाएगा और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट किया जाएगा। यही छोटी छोटी कोशिशें रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। कई बार हम अपने पार्टनर से प्यार तो करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि उसे वास्तव में हमारी जरूरत किस समय है। कोई व्यक्ति चुप है तो जरूरी नहीं कि वो नाराज हो सकता है, वो परेशान भी हो सकता है और उसे केवल किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो सकती है जो बिना जजमेंट के उसकी बात सुन सके। इमोशनल अट्यूनमेंट का मतलब इसी अवेयरनेस से है कि हम सामने वाले के शब्दों के साथ उसकी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करें। जब पार्टनर ये महसूस करता है कि मेरी फीलिंग्स को समझा जा रहा है, तो उसके अंदर सुरक्षा और अपनापन बढ़ता है और वो अपने मन की बातें ज्यादा आसानी से साझा करने लगता है। ट्रस्ट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है छोटे वादों को निभाना, क्योंकि भरोसा बड़ी बातों से ही नहीं बल्कि रोज के छोटे एक्शन से बनता है। अगर हम कहते हैं कि हम किसी काम में साथ देंगे और फिर उसे निभाते हैं, तो सामने वाले के मन में यह विश्वास बढ़ता है कि जरूरत पड़ने पर मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन जब वर्ड्स और एक्शंस बार बार अलग होने लगते हैं, तो धीरे धीरे डाउट पैदा होता है। इसलिए एक हेल्दी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के साथ कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन कई बार एक ध्यान से सुनी गई बात, एक छोटा सा सपोर्ट और मुश्किल समय में साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ा भरोसा बन जाता है। जब पार्टनर को यह महसूस होता है कि मैं अपनी फीलिंग्स बिना डर के बता सकता हूं,
और सामने वाला मुझे समझने की कोशिश करेगा, तब रिश्ता ज्यादा सुरक्षित और मजबूत महसूस होता है। यही इमोशनल कनेक्शन रिश्ते में पीस और हैप्पीनेस लाता है और दोनों लोगों को साथ मिलकर ग्रोथ करने में मदद करता है। इसीलिए ये किताब हमें सिर्फ अपने पार्टनर को समझने की बात नहीं करती, बल्कि खुद के व्यवहार को समझने की भी प्रेरणा देती है। हमें देखना होता है कि क्या हम सामने वाले की बात सच में सुनते हैं, क्या हम उसकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते हैं और क्या जरूरत पड़ने पर हम उसके साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि ट्रस्ट शब्दों से कम और एक्शन से ज्यादा बनता है। हर दिन हमारे पास अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का एक मौका होता है और यही छोटे छोटे मोमेंट्स आगे चलकर एक मजबूत रिलेशनशिप की नींव बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2। रिश्ते में ट्रस्ट को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब दो लोग एक साथ जीवन बिताने का फैसला करते हैं तो उनका जीवन एक दूसरे से जुड़ जाता है। उनके फैसले, उनकी खुशी, उनकी परेशानियां और उनका भविष्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करने लगता है। यही वजह है कि किसी रिश्ते में केवल प्यार या अट्रैक्शन काफी नहीं होता। दोनों लोगों के बीच ये भरोसा भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ देंगे। जॉन एम गॉटमैन इस भरोसे को रिश्ते की एक मजबूत फाउंडेशन के रूप में देखते हैं। जब दोनों लोग ये महसूस करते हैं कि हम एक टीम की तरह हैं, तो रिलेशनशिप में सिक्योरिटी बढ़ती है और दोनों लोग अपने जीवन की मुश्किलों का सामना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर पाते हैं। ट्रस्ट को केवल यह सोचकर नहीं समझा जा सकता कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा नहीं देगा। ट्रस्ट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है कि मुझे विश्वास है कि मेरा पार्टनर मेरी जरूरतों को समझने की कोशिश करेगा, मेरी फीलिंग्स को महत्व देगा और मेरे साथ ईमानदार रहेगा। जब किसी रिश्ते में यह भरोसा मजबूत होता है तो व्यक्ति अपने मन की बातें आसानी से कह पाता है। उसे हर बात छिपाने या अपनी फीलिंग्स को दबाने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन जब ट्रस्ट कमजोर होने लगता है तो छोटी छोटी बातों पर भी डाउट पैदा होने लगता है। एक मैसेज का जवाब देर से आने पर सवाल उठ सकता है। किसी डिसीजन में शामिल न किए जाने पर मन में दूरी महसूस हो सकती है और धीरे धीरे व्यक्ति अपने पार्टनर के व्यवहार को पॉजिटिव तरीके से देखने के बजाय शक की नजर से देखने लगता है। इसलिए रिलेशनशिप में इंटरडिपेंडेंस को समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों लोग अपनी आइडेंटिटी खो दें या हर काम एक दूसरे की परमिशन से करें, बल्कि इसका मतलब है कि दोनों अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखते हुए ये समझें कि उनके एक्शंस का असर दूसरे व्यक्ति पर भी पड़ता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में मैं और तुम धीरे धीरे हम में बदलते हैं, लेकिन ये हम दोनों की इंडिविजुअलिटी को खत्म नहीं करता, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी को सपोर्ट करता है। जब कोई व्यक्ति अपने पार्टनर की जरूरत को समझते हुए डिसीजन लेता है और साथ ही अपनी जरूरतों को भी सम्मान देता है, तब रिलेशनशिप ज्यादा बैलेंस्ड बनता है। कई बार रिश्ते में समस्या तब शुरू होती है जब एक व्यक्ति केवल अपनी जरूरतों को इंपॉर्टेंट मानने लगता है और दूसरे की फीलिंग्स को नजरअंदाज करने लगता है। अगर हर डिसीजन में सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा चले तो धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति को लग सकता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके विपरीत जब दोनों लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे की राय सुनते हैं और मिलकर रास्ता निकालते हैं, तो ट्रस्ट मजबूत होता है। ऐसा रिश्ता किसी कंपटीशन की तरह नहीं रहता जहां एक को जीतना और दूसरे को हारना जरूरी हो, बल्कि दोनों मिलकर समस्या का सामना करते हैं और रिलेशनशिप को जिताने की कोशिश करते हैं। ट्रस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी है कि हम अपने पार्टनर की जरूरत को पहचानें। हर व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को एक ही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करता। कोई खुलकर अपनी परेशानी बताता है तो कोई चुप हो जाता है, कोई सपोर्ट मांगता है तो कोई केवल चाहता है कि सामने वाला उसके पास रहे। ऐसे समय में अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाती है। अगर हम अपने पार्टनर के बिहेवियर में छोटे बदलाव नोटिस करते हैं तो हम समय रहते समझ सकते हैं कि उसके मन में कुछ चल रहा है और शायद उसे हमारी जरूरत है। यही इमोशनल अवेयरनेस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में मदद करती है। रिश्ते में भरोसा तब और बढ़ता है जब दोनों व्यक्ति ये महसूस करते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ हैं। इसका मतलब ये है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के समय हमारा उद्देश्य पार्टनर को हराना नहीं बल्कि समस्या को समझना होना चाहिए। जब दोनों लोग इस माइंडसेट के साथ बात करते हैं तो डिसएग्रीमेंट भी रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक दूसरे को बेहतर समझने का मौका बन सकता है। लेकिन इसके लिए पेशेंस और रिस्पेक्ट जरूरी है। हमें सामने वाले की बात पूरी सुननी होती है और तुरंत अपनी बात साबित करने की कोशिश नहीं करनी होती। एक मजबूत रिलेशनशिप में दोनों लोग समय के साथ एक दूसरे के लिए इमोशनल सेफ्टी बन जाते हैं। ऐसी जगह जहां व्यक्ति अपनी कमजोरी दिखाने से डरता नहीं, जहां अपनी परेशानी बताने पर उसे जज नहीं किया जाता
और जहां सक्सेस की खुशी भी बिना कंपटीशन के साझा की जा सकती है। जब पार्टनर आपकी सफलता देखकर जेन्युइनली खुश होता है और आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा रहता है, तो ट्रस्ट और गहरा होता है। यही छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस मिलकर ये विश्वास बनाते हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम एक दूसरे के साथ हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3। रिश्ते में ट्रस्ट जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि ट्रस्ट कमजोर कैसे होता है। अक्सर भरोसा किसी एक बड़ी घटना से नहीं टूटता, बल्कि छोटी छोटी बातों से धीरे धीरे कम होने लगता है। जब पार्टनर बार बार झूठ बोलता है, अपनी बात छिपाता है, प्रॉमिसेस पूरे नहीं करता या सामने वाले की फीलिंग्स को महत्व नहीं देता, तो मन में डाउट पैदा होने लगता है। शुरुआत में व्यक्ति इन बातों को इग्नोर कर सकता है, लेकिन समय के साथ यही छोटे एक्सपीरियंसेस एक बड़ी इमोशनल डिस्टेंस बना देते हैं। अनट्रस्टवर्दीनेस का मतलब केवल धोखा देना नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने पार्टनर की जरूरत के समय मौजूद नहीं रहता, जब वो बार बार अपनी जिम्मेदारियों से बचता है या अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय ब्लेम दूसरे पर डाल देता है, तब भी ट्रस्ट कमजोर होता है। रिश्ते में भरोसा तब बनता है जब वर्ड्स और एक्शंस एक जैसे हों। अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है लेकिन बार बार उसका उल्टा करता है, तो सामने वाले के लिए उसके वर्ड्स पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ट्रस्ट के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बिट्रेयल रिश्ते में ट्रस्ट के सबसे बड़े नुकसान में से एक हो सकता है, लेकिन बिट्रेयल हमेशा किसी अफेयर या चीटिंग तक सीमित नहीं होता। भावनाओं को धोखा देना, किसी महत्वपूर्ण बात को छिपाना, फाइनेंशियल मैटर्स में डिसऑनेस्टी करना या पार्टनर की वल्नरेबिलिटी का गलत फायदा उठाना भी भरोसे को चोट पहुंचा सकता है। जब व्यक्ति को लगता है कि जिसे मैंने अपना समझकर अपनी कमजोरी दिखाई, उसी ने मेरी फीलिंग्स को सुरक्षित नहीं रखा, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटी और इमोशनल पेन पैदा हो सकता है। कई बार ट्रस्ट टूटने के बाद व्यक्ति हर छोटी बात को शक की नजर से देखने लगता है। पार्टनर देर से घर आए तो सवाल उठने लगता है, फोन पर ज्यादा समय बिताए तो डाउट होने लगता है, और सामान्य बातचीत में भी हिडन मीनिंग खोजा जाने लगता है। ये स्थिति रिश्ते के लिए बहुत कठिन हो सकती है, क्योंकि ट्रस्ट कमजोर होने के बाद व्यक्ति केवल सामने वाले के वर्तमान व्यवहार को नहीं देखता, बल्कि पुराने अनुभवों को भी साथ लेकर चलता है। इसलिए एक बार भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा बनाना समय ले सकता है। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए कि हर गलती बिट्रेयल नहीं होती। हर इंसान से मिस्टेक्स हो सकती हैं। कभी कोई बात भूल सकता है, कभी गलत डिसीजन लिया जा सकता है, और कभी इमोशंस में आकर गलत शब्द निकल सकते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि गलती के बाद व्यक्ति क्या करता है। अगर वो अपनी गलती स्वीकार करता है, सिंसियरली सॉरी कहता है, पार्टनर की फीलिंग्स को समझता है और आगे बिहेवियर बदलने की कोशिश करता है, तो ट्रस्ट को फिर से मजबूत करने का रास्ता बन सकता है। लेकिन अगर वो गलती को छिपाता रहे, उसे जस्टिफाई करे या बार बार वही बिहेवियर दोहराए, तो इमोशनल डैमेज और बढ़ सकता है। ट्रस्ट को समझने के लिए हमें अपने रिलेशनशिप में कुछ बेसिक सवाल भी पूछने चाहिए। क्या मैं अपने पार्टनर के साथ हॉनेस्ट हूं? क्या मैं उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करता हूं? क्या मेरे वर्ड्स और एक्शंस एक जैसे हैं? क्या मैं अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं? और क्या मुश्किल समय में मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं? ऐसे सवाल हमें किसी को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि अपने रिलेशनशिप को बेहतर समझने के लिए पूछने चाहिए। क्योंकि कई बार हम सामने वाले के बिहेवियर में समस्या देखते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर पर ध्यान नहीं देते। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि वे अपनी फीलिंग्स और कंसर्न्स खुलकर साझा कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला गुस्सा करेगा, उसका मजाक उड़ाएगा या उसकी बात को सीरियसली नहीं लेगा, तो इमोशनल सेफ्टी कम होने लगती है। और जब इमोशनल सेफ्टी कम होती है, तो ट्रस्ट भी कमजोर होता है। इसलिए कम्युनिकेशन केवल बात करने का नाम नहीं है, बल्कि सामने वाले की बात को समझने और उसकी फीलिंग्स को महत्व देने का नाम है। ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी और रिस्पेक्ट दोनों जरूरी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टनर को अपनी जिंदगी की हर छोटी बात का हिसाब देना पड़े, बल्कि इसका मतलब है कि रिलेशनशिप से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को छिपाया न जाए और ऐसा कोई बिहेवियर न किया जाए जिससे सामने वाले को बार बार असुरक्षित महसूस हो। जब दोनों लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और एक दूसरे की बाउंड्रीज का सम्मान करते हैं, तो रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर किसी रिश्ते में ट्रस्ट कम हो रहा है, तो उसे इग्नोर करना समस्या को बड़ा कर सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अनरिजॉल्व्ड हर्ट
अक्सर अंदर जमा होता रहता है। इसलिए समय रहते बात करना जरूरी है। अपनी फीलिंग्स को शांत तरीके से बताना, सामने वाले की बात सुनना और यह समझना कि समस्या वास्तव में कहां से शुरू हुई थी। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4। जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो अक्सर हम इसे केवल एक भावना या रिलेशनशिप की क्वालिटी मानते हैं। लेकिन जॉन गॉटमैन की रिसर्च ये दिखाती है कि ट्रस्ट और बिट्रेयल का असर केवल हमारे मन और रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे पूरे शरीर और हमारी फिजियोलॉजी पर भी पड़ सकता है। जब किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट मजबूत होता है तो व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। उसे हर बात पर शक करने की जरूरत नहीं पड़ती और उसका शरीर लगातार खतरे की स्थिति में नहीं रहता। लेकिन जब ट्रस्ट कम होने लगता है और बार बार कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, तब शरीर भी उस तनाव को महसूस करने लगता है। एक अनहैप्पी रिलेशनशिप में बातचीत धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुंच सकती है जहां दोनों पार्टनर एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे से बचाव करने लगते हैं। एक छोटी सी बात भी पुराने दुख और शिकायतों को सामने ला सकती है और बातचीत समस्या को हल करने के बजाय एक कंपटीशन बन जाती है, जिसमें दोनों लोग ये साबित करना चाहते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। इसी स्थिति को समझने के लिए गॉटमैन नेगेटिव इंटरैक्शन और फिजियोलॉजिकल अराउजल के बीच संबंध की बात करते हैं। जब व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत ज्यादा इमोशनल और फिजियोलॉजिकली अरोज्ड हो जाता है तो उसका शरीर सामान्य स्थिति में नहीं रहता। हार्ट रेट बढ़ सकता है, शरीर में तनाव बढ़ सकता है और व्यक्ति का ध्यान समस्या के समाधान से हटकर खुद को बचाने पर चला जाता है। इस अवस्था को फ्लोडिंग कहा जाता है। फ्लोडिंग का मतलब है कि व्यक्ति इतनी ज्यादा इमोशनल एक्टिवेशन महसूस करने लगता है कि उसके लिए शांत होकर सोचना और अपने पार्टनर की बात को सही तरीके से समझना कठिन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति फ्लड होता है तो वो ऐसी बातें कह सकता है जिन्हें वो शांत अवस्था में शायद कभी नहीं कहता, और वो अपने पार्टनर के शब्दों को भी सामान्य तरीके से समझने के बजाय उन्हें अटैक की तरह महसूस कर सकता है। यही कारण है कि रिलेशनशिप में केवल ये देखना पर्याप्त नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि उनके शरीर और नर्वस सिस्टम में उस समय क्या हो रहा है। क्योंकि जब शरीर लगातार तनाव में रहता है तो व्यक्ति की सोच और व्यवहार भी प्रभावित होने लगता है। अनहैप्पी कपल्स में नेगेटिव इंटरैक्शन के दौरान फिजियोलॉजिकल अराउजल ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए केवल एक बातचीत नहीं रह जाता, बल्कि शरीर के लिए भी एक तरह का खतरा बन जाता है। जब यह स्थिति बार बार दोहराई जाती है तो रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकती है और दोनों पार्टनर एक दूसरे के करीब आने के बजाय दूर जाने लगते हैं। ट्रस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह विश्वास है कि आपका पार्टनर आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ है। जब यह विश्वास मजबूत होता है तो कॉन्फ्लिक्ट के समय भी व्यक्ति के अंदर यह भावना बनी रहती है कि हम दोनों समस्या के खिलाफ हैं। लेकिन जब बिट्रेयल और लो ट्रस्ट बढ़ता है तो स्थिति बदल जाती है। अब समस्या दोनों लोगों के बीच नहीं रहती, बल्कि दोनों लोग एक दूसरे को ही समस्या मानने लगते हैं। यहीं से रिलेशनशिप का सबसे खतरनाक बदलाव शुरू हो सकता है, क्योंकि पार्टनर जो कभी आपका सबसे सुरक्षित व्यक्ति था, वही व्यक्ति आपको थ्रेट की तरह महसूस होने लगता है। बातचीत में सहयोग की जगह बचाव आ जाता है, समझने की जगह आरोप आ जाते हैं और कनेक्शन की जगह दूरी बढ़ने लगती है। गॉटमैन के अनुसार ट्रस्ट और बिट्रेयल को केवल शब्दों और व्यवहार से ही नहीं, बल्कि शरीर की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भी समझा जा सकता है। रिसर्च ने यह दिखाने की कोशिश की है कि कपल्स की फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज उनके रिलेशनशिप सैटिस्फैक्शन और ट्रस्ट के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दे सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार हार्ट रेट बढ़ना रिलेशनशिप की समस्या का प्रमाण है, क्योंकि सामान्य जीवन में भी स्ट्रेस और एक्साइटमेंट के कारण शरीर की प्रतिक्रियाएं बदलती रहती हैं। लेकिन जब एक कपल बार बार कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हाई फिजियोलॉजिकल अराउजल में पहुंचता है और शांत होकर वापस नहीं आ पाता, तब यह रिलेशनशिप के लिए गंभीर संकेत हो सकता है। जब व्यक्ति बार बार फ्लडिंग का अनुभव करता है तो वो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट से बचने लग सकता है। वो बातचीत बंद कर सकता है, कमरे से बाहर जा सकता है, अपने पार्टनर से इमोशनल डिस्टेंस बना सकता है, या ये मान सकता है कि इस रिलेशनशिप को सुधारना संभव ही नहीं है। इस तरह एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे डिस्टेंस और आइसोलेशन के बड़े साइकिल में बदल सकता है। बिट्रेयल का प्रभाव भी इसी कारण इतना गहरा होता है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया उसी ने उसके भरोसे को तोड़ दिया, तो चोट केवल इमोशनल नहीं होती, व्यक्ति की पूरी सुरक्षा की भावना प्रभावित हो सकती है। उसे भविष्य के रिश्तों में भी भरोसा करने में कठिनाई हो सकती है
और उसका दिमाग लगातार ये खोज सकता है कि कहीं फिर से बिट्रेयल तो नहीं होने वाला। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5। हर रिश्ता हर परिस्थिति में बचाया नहीं जा सकता और कभी कभी किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना भी जरूरी हो सकता है। लेकिन ऐसा फैसला इमोशंस में आकर नहीं, बल्कि सोच समझ कर लेना चाहिए। जब किसी रिश्ते में लगातार डिसरिस्पेक्ट, फियर, डिसऑनेस्टी या इमोशनल पेन बना रहे और उसे सुधारने की कोशिशों के बाद भी कोई बदलाव दिखाई न दे, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्या ये रिश्ता वास्तव में हेल्दी है या केवल आदत और डर की वजह से चल रहा है। किसी रिश्ते में मुश्किल समय आना सामान्य बात है। हर कपल के बीच डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कभी नाराजगी हो सकती है और कभी दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। लेकिन हर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। असली सवाल यह है कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद दोनों लोग रिपेयर करने की कोशिश करते हैं या नहीं। अगर दोनों अपनी गलती समझने के लिए तैयार हैं, बात करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स का सम्मान करते हैं, तो रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति लगातार दूसरे को इंसल्ट करता है, उसकी फीलिंग्स को महत्व नहीं देता, बार बार झूठ बोलता है या ट्रस्ट तोड़ता है और फिर भी अपने बिहेवियर को बदलने की कोई कोशिश नहीं करता, तो स्थिति अलग हो जाती है। ऐसे रिश्ते में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस खो सकता है। उसे हर समय तनाव रहने लग सकता है और वो खुद पर भी डाउट करने लग सकता है। हेल्दी रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट के बावजूद रिस्पेक्ट बना रहता है, लेकिन जब रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाए तो रिलेशनशिप की फाउंडेशन कमजोर होने लगती है। कभी कभी लोग केवल इसलिए रिश्ते में बने रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले होने का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर यह रिश्ता खत्म हुआ तो शायद उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन केवल अकेलेपन के डर से ऐसे रिश्ते में रहना जहां लगातार इमोशनल पेन मिल रहा हो, व्यक्ति को अंदर से और कमजोर कर सकता है। इसलिए अपने आप से ईमानदारी से पूछना जरूरी है कि मैं इस रिश्ते में इसलिए हूं क्योंकि यहां प्यार और रिस्पेक्ट है, या इसलिए क्योंकि मुझे बदलाव और अकेलेपन से डर लगता है। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि किसी रिश्ते को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। अगर एक व्यक्ति लगातार रिलेशनशिप सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं रह सकता। ट्रस्ट दो लोगों के एफर्ट से बनता है, और अगर एफर्ट केवल एक तरफ से आ रहा है, तो लंबे समय तक इमोशनल कनेक्शन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। किसी भी बड़े फैसले से पहले यह देखना जरूरी है कि समस्या टेम्परेरी है या लगातार बनी हुई है। क्या दोनों लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या गलतियों को स्वीकार किया जा रहा है? क्या बाउंड्रीज का सम्मान हो रहा है? और क्या रिलेशनशिप में अभी भी म्यूचुअल केयर मौजूद है? अगर जवाब पॉजिटिव है, तो शायद रिलेशनशिप को रिपेयर करने का मौका दिया जा सकता है। लेकिन अगर लगातार हर्ट, डिसरिस्पेक्ट और बिट्रेयल ही दिखाई दे, तो अपने इमोशनल वेलबीइंग को महत्व देना जरूरी है। रिलेशनशिप में रहना तभी मीनिंगफुल है जब उसमें व्यक्ति खुद को सुरक्षित, सम्मानित और वैल्यूड महसूस करे। प्यार का मतलब यह नहीं कि हम हर परिस्थिति को सहते रहें, बल्कि हेल्दी लव में बाउंड्रीज भी होती हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट भी। जब हम अपनी वैल्यू को समझते हैं, तो हम ये पहचान पाते हैं कि कौन सा रिश्ता हमें ग्रोथ देता है और कौन सा रिश्ता हमें अंदर से कमजोर कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कठिन रिश्ते से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, बल्कि पहले समझना चाहिए कि क्या समस्या को बातचीत, समझदारी और जेन्युइन एफर्ट से सुधारा जा सकता है। अगर सुधार की संभावना है, तो पेशेंस, कम्युनिकेशन और म्यूचुअल एफर्ट जरूरी हैं। लेकिन अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेफ्टी वापस नहीं आ रही है, तो कभी कभी पीछे हटना भी अपने जीवन के लिए एक जरूरी डिसीजन हो सकता है। अंत में ये याद रखना जरूरी है कि किसी रिश्ते का खत्म होना हमेशा फेलियर नहीं होता और किसी रिश्ते में बने रहना हमेशा सक्सेस नहीं होता। असली बात यह है कि वो रिश्ता आपके जीवन में क्या ला रहा है। अगर उसमें रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी है, तो उसे मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर लगातार पेन और इनसिक्योरिटी ही मिल रही है, तो अपने लिए सही फैसला लेने की करेज भी जरूरी है। क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको अपनी पहचान खोने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6। रिश्ते में ट्रस्ट केवल इस बात से नहीं बनता कि हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, बल्कि इस बात से बनता है कि हम उसकी फीलिंग्स को कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं। इमोशनल अट्यूनमेंट का मतलब है सामने वाले के इमोशंस को नोटिस करना, समझना और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना। जब हमारा पार्टनर खुश होता है, परेशान होता है, डरता है
या किसी बात को लेकर एक्साइटेड होता है, तो उस मोमेंट में हमारा रिस्पॉन्स उसके लिए बहुत मायने रखता है। कई बार हमें लगता है कि रिलेशनशिप में बड़ी समस्याएं ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन असल में रोज होने वाली छोटी छोटी इंटरैक्शंस रिश्ते को ज्यादा प्रभावित करती हैं। जब पार्टनर कोई अच्छी खबर सुनाता है और हम ध्यान से सुनते हैं, जब वो किसी परेशानी के बारे में बताता है और हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, या जब वो केवल हमारे साथ अपना दिन शेयर करना चाहता है, तब हम अपने एक्शंस से उसे बताते हैं कि उसकी जिंदगी और उसकी फीलिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही छोटे मोमेंट्स धीरे धीरे ट्रस्ट को मजबूत करते हैं। अट्यूनमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें हर बार अपने पार्टनर की समस्या का सॉल्यूशन देना है। कई बार सामने वाले को सॉल्यूशन नहीं, बल्कि सिर्फ समझ और सपोर्ट चाहिए होता है। अगर पार्टनर कहता है कि आज मेरा दिन बहुत खराब था, तो तुरंत ये कहना कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, उसकी फीलिंग्स को छोटा कर सकता है। इसके बजाय अगर हम ध्यान से सुने और कहें कि लगता है आज तुम्हारा दिन सच में मुश्किल रहा, तो सामने कॉन्सेप्ट होता है कि उसकी बात समझी जा रही है। यही फीलिंग इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करती है। जब हम अपने पार्टनर की छोटी छोटी इमोशनल सिग्नल्स को समझना शुरू करते हैं, तो रिलेशनशिप में अवेयरनेस बढ़ती है। उसकी आवाज में बदलाव, उसके चेहरे की एक्सप्रेशन, उसकी चुप्पी या उसके व्यवहार में बदलाव हमें ये संकेत दे सकते हैं कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर बार अनुमान लगाना चाहिए। सही तरीका है कि हम प्यार और रिस्पेक्ट के साथ पूछें कि क्या सब ठीक है, और अगर वो बात करना चाहे तो उसे ध्यान से सुने। एक मजबूत रिलेशनशिप में दोनों लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि वे अपनी फीलिंग्स बिना डर के शेयर कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात सुनते ही उसका मजाक बनाया जाएगा, उसे जज किया जाएगा या उसकी फीलिंग्स को गलत साबित कर दिया जाएगा, तो वो धीरे धीरे अपने इमोशंस छिपाने लगता है। और जब इमोशंस छिपने लगते हैं तो इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगती है। इसलिए ट्रस्ट के लिए केवल कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि सेफ कम्युनिकेशन जरूरी है। अट्यूनमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने पार्टनर की दुनिया में इंटरेस्ट लेना। इसका मतलब है उसके काम, उसके गोल्स, उसकी वरीज, उसकी पसंद और उसकी छोटी छोटी खुशियों को समझने की कोशिश करना। जब हम किसी की दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले को महसूस होता है कि हम केवल रिलेशनशिप के नाम को नहीं, बल्कि उसे एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं। यही भावना रिलेशनशिप में क्लोजनेस और हैप्पीनेस बढ़ाती है। कभी कभी हमारा पार्टनर किसी समस्या को लेकर परेशान होता है और हमें लगता है कि हम उससे ज्यादा सही सोच रहे हैं। ऐसे समय में उसे तुरंत समझाने के बजाय पहले उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसे समझा गया है, तब वो एडवाइस सुनने के लिए भी ज्यादा तैयार होता है। इसलिए अच्छे रिलेशनशिप में पहले कनेक्शन बनाया जाता है और उसके बाद सॉल्यूशन की बात की जाती है। अट्यूनमेंट केवल मुश्किल समय में ही जरूरी नहीं है। पार्टनर की खुशी को समझना और उसमें शामिल होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर वो किसी छोटी सफलता से खुश है और हम जेन्युइनली उसकी खुशी में खुश होते हैं, तो उसके मन में पॉजिटिव कनेक्शन बनता है। इसी तरह अगर वो किसी सपने को लेकर एक्साइटेड है और हम उसे एनकरेज करते हैं, तो उसे महसूस होता है कि उसका पार्टनर उसके साथ ग्रोथ करना चाहता है। हर रिलेशनशिप में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम अपने पार्टनर को पूरी तरह समझ नहीं पाते। कभी हमारी अपनी प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा होती हैं कि हम सामने वाले की फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन अवेयरनेस का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि जब हमें महसूस हो कि हम इमोशनली अनअवेलेबल हो रहे हैं, तब हम खुद को वापस कनेक्शन की तरफ ला सकें। कभी एक सिंपल सॉरी, कभी एक हग, कभी ध्यान से सुनी गई बात या कभी कुछ समय साथ बैठना भी रिलेशनशिप को रिपेयर करने में मदद कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7। रिश्ते में इंटीमेट ट्रस्ट तब बनता है जब दो लोग एक दूसरे के सामने अपनी असली फीलिंग्स, थॉट्स, फियर्स और जरूरतों को बिना डर के व्यक्त कर पाते हैं। जब हमें भरोसा होता है कि सामने वाला हमारी कमजोरियों का मजाक नहीं बनाएगा और हमारी बात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, तब हम उसके सामने इमोशनली ओपन हो पाते हैं। यही ओपननेस रिश्ते को गहरा और मीनिंगफुल बनाती है। कई बार लोग एक दूसरे के साथ रहते हुए भी इमोशनली दूर होते हैं। वे रोज बात करते हैं, साथ खाना खाते हैं, अपने काम की बातें करते हैं, लेकिन अपने मन की असली बातें शेयर नहीं करते। इंटीमेट ट्रस्ट हमें केवल साथ रहने से आगे ले जाता है। यह हमें अपने पार्टनर की इनर वर्ल्ड को समझने में मदद करता है। जब हम अपने डर, अपनी परेशानियां, अपने सपने और अपनी इनसिक्योरिटीज सामने वाले के साथ शेयर करते हैं,
तो रिलेशनशिप में एक अलग तरह की क्लोजनेस पैदा होती है। लेकिन खुलकर बात करने के लिए सबसे पहले इमोशनल सेफ्टी जरूरी है। अगर हमें डर हो कि सामने वाला हमारी बात सुनकर क्रिटिसाइज करेगा, जज करेगा या बाद में उसी बात का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा, तो हम अपने इमोशंस छिपाने लगते हैं। इसलिए इंटीमेट रिलेशनशिप में लिसनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब पार्टनर अपनी बात कर रहा हो तो तुरंत एडवाइस देने या अपनी बात साबित करने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार सामने वाला सिर्फ चाहता है कि कोई उसे ध्यान से सुने। इंटीमेट ट्रस्ट केवल बड़ी और गंभीर बातों से नहीं बनता, बल्कि रोजमर्रा की छोटी बातचीत से भी बनता है। अपने पार्टनर से पूछना कि उसका दिन कैसा रहा, उसकी किसी छोटी खुशी में इंटरेस्ट लेना, उसके गोल्स के बारे में जानना और उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करना। ये सभी छोटी चीजें इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करती हैं। जब व्यक्ति को महसूस होता है कि उसका पार्टनर उसकी जिंदगी की छोटी बातों को भी महत्व देता है, तो रिलेशनशिप में अपनापन बढ़ता है। इस तरह का ट्रस्ट तब भी मजबूत होता है जब दोनों लोग अपने प्रॉमिसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लेते हैं। अगर हम किसी बात का वादा करते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो सामने वाले को यह कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो हम पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन अगर वर्ड्स बार बार एक्शन से अलग हों, तो इंटीमेसी कमजोर होने लगती है। इसलिए रिलेशनशिप में रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है। सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि जो व्यक्ति मेरे सामने प्यार और केयर की बात करता है, वो अपने व्यवहार में भी उसे दिखाता है। इंटीमेट ट्रस्ट का एक हिस्सा यह भी है कि दोनों लोग अपनी जरूरतों के बारे में ईमानदारी से बात करें। कई बार लोग उम्मीद करते हैं कि उनका पार्टनर बिना बताए समझ जाएगा कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति दूसरे के मन को नहीं पढ़ सकता। इसलिए अपनी नीड्स को रिस्पेक्टफुली एक्सप्रेस करना जरूरी है। जब हम अपनी जरूरत बताते हैं और सामने वाला उसे समझने की कोशिश करता है, तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी बढ़ती है और गलतफहमियां कम होती हैं। रिश्ते में इंटीमेसी केवल इमोशनल नहीं होती, बल्कि फिजिकल क्लोजनेस भी रिलेशनशिप का हिस्सा हो सकती है। लेकिन इसकी फाउंडेशन हमेशा रिस्पेक्ट, कंफर्ट और म्यूचुअल विलिंगनेस होनी चाहिए। किसी भी तरह की क्लोजनेस तभी मीनिंगफुल होती है जब दोनों लोग सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस करें। जब रिलेशनशिप में ट्रस्ट मजबूत होता है, तो दोनों व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज और प्रेफरेंसेस के बारे में खुलकर बात कर सकते हैं और एक दूसरे के कंफर्ट का सम्मान कर सकते हैं। कई बार रिलेशनशिप में कोई पुराना हर्ट या डिसअपॉइंटमेंट इंटीमेसी के रास्ते में आ जाता है। ऐसी स्थिति में उसे दबाने के बजाय समझना जरूरी है। अगर किसी बात से चोट लगी है, तो उसे शांत तरीके से शेयर करना चाहिए और सामने वाले को यह समझने का मौका देना चाहिए कि उस घटना का आप पर क्या असर हुआ। जब दोनों लोग ब्लेम करने के बजाय अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो पुराने दर्द को धीरे धीरे हील करने का मौका मिलता है। एक मजबूत इंटीमेट रिलेशनशिप में दोनों लोग एक दूसरे की ग्रोथ को भी सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि पार्टनर की अपनी आइडेंटिटी, ड्रीम्स और पर्सनल स्पेस का सम्मान करना। क्योंकि इंटीमेसी का मतलब ये नहीं कि दो लोगों की पूरी जिंदगी एक जैसी हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि दोनों अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखते हुए एक दूसरे के करीब रहें। जब रिलेशनशिप में फ्रीडम और कनेक्शन दोनों का बैलेंस होता है, तो प्यार ज्यादा हेल्दी महसूस होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8। हर रिश्ते में कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है। दो लोगों की सोच, पसंद, जरूरत और एक्सपेक्टेशंस हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन किसी रिश्ते की असली स्ट्रेंथ इस बात से पता चलती है कि डिसएग्रीमेंट के समय दोनों एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर छोटी सी बात भी लगातार आर्ग्यूमेंट, ब्लेम और एंगर में बदलने लगे, तो धीरे धीरे रिलेशनशिप में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और यही नेगेटिविटी ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन को कमजोर कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में हमेशा बुरी चीज नहीं है। कई बार डिसएग्रीमेंट हमें यह समझने का मौका देता है कि हमारे पार्टनर की जरूरत क्या है और वो किसी सिचुएशन को किस तरह देखता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम समस्या को हल करने के बजाय एक दूसरे को गलत साबित करने लगते हैं। जब बातचीत में क्रिटिसिज्म, डिसरिस्पेक्ट या हार्श वर्ड्स आने लगते हैं, तो सामने वाला खुद को अनसेफ महसूस कर सकता है और फिर दोनों लोग एक दूसरे को समझने के बजाय अपने बचाव में लग जाते हैं। ऐसे समय में रिपेयर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रिपेयर का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट के बीच या उसके बाद ऐसी कोशिश करना जिससे बातचीत फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में आ सके। कभी एक सिंपल सॉरी, कभी आवाज को शांत करना, कभी सामने वाले की बात को स्वीकार करना या कभी कुछ समय रुककर फिर बात करना भी रिपेयर का हिस्सा हो सकता है।
इसका उद्देश्य ये साबित करना नहीं होता कि कौन सही है, बल्कि रिलेशनशिप को नेगेटिविटी से बाहर निकालना होता है। कई बार आर्ग्यूमेंट के दौरान हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें बाद में रिग्रेट करते हैं। उस समय इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ी देर शांत होना यूजफुल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब प्रॉब्लम को इग्नोर करना नहीं है। अगर हम हर कॉन्फ्लिक्ट से भागेंगे तो समस्या अंदर ही अंदर बढ़ सकती है। इसलिए सही तरीका है पहले इमोशंस को काम करना और फिर रिस्पेक्टफुल तरीके से बात को कंटिन्यू करना। जब पार्टनर अपनी बात बता रहा हो तो केवल अपनी रिस्पॉन्स तैयार करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करना जरूरी है। अगर वो कहता है कि मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर से हर्ट हुआ, तो हमारा पहला रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि तुम भी तो ऐसा करते हो, बल्कि पहले ये समझना चाहिए कि उसे चोट किस बात से लगी। जब सामने वाले की फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया जाता है तो उसका इमोशनल प्रेशर कम हो सकता है और बातचीत ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकती है। रिलेशनशिप में एक और बड़ी समस्या तब आती है जब पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हर नई आर्ग्यूमेंट में वापस आने लगते हैं। अगर आज किसी छोटी बात पर डिसएग्रीमेंट हुआ और हम महीनों पुरानी सारी गलतियां गिनाने लगें तो समस्या और बड़ी हो जाती है। इससे पार्टनर को लगता है कि उसकी हर गलती अभी भी उसके खिलाफ जमा की जा रही है। इसलिए जरूरी है कि करंट प्रॉब्लम पर फोकस किया जाए और हर बातचीत को पुराने दुखों की पूरी लिस्ट में न बदला जाए। रिपेयर का मतलब यह भी है कि दोनों लोग रिलेशनशिप को प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट माने। अगर दो लोग ये सोचते हैं कि हमें इस आर्ग्यूमेंट को जीतना है, तो एक व्यक्ति की जीत दूसरे की हार बन सकती है। लेकिन अगर दोनों का फोकस ये है कि हमें अपनी समस्या को मिलकर सॉल्व करना है, तो कॉन्फ्लिक्ट एक शेयर्ड चैलेंज बन जाता है। इस माइंडसेट से कम्युनिकेशन में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तब पार्टनर दुश्मन नहीं बल्कि टीम का हिस्सा दिखाई देता है। कभी कभी हमें लगता है कि सॉरी बोलने का मतलब अपनी गलती पूरी तरह स्वीकार करना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मुझे समझ आ रहा है कि मेरी बात से तुम्हें हर्ट हुआ और मुझे इसका अफसोस है। यह सामने वाले की फीलिंग्स को सम्मान देने का तरीका है। इसी तरह पार्टनर की फीलिंग्स को समझना ये नहीं बताता कि हम हर बात से अग्री करते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उसके एक्सपीरियंस को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं। हेल्दी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट के बाद कनेक्शन वापस बनाना बहुत जरूरी है। साथ बैठना, बात करना, एक दूसरे को रीअश्योर करना या सामान्य तरीके से समय बिताना रिलेशनशिप को फिर से सेफ फील करा सकता है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट के दौरान पैदा हुआ इमोशनल डिस्टेंस अगर रिपेयर नहीं होता तो वो धीरे धीरे जमा हो सकता है और आगे आने वाले छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी ज्यादा इंटेंस बना सकता है। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है कि मजबूत कपल्स वे नहीं होते जिनके बीच कभी लड़ाई नहीं होती, बल्कि वे होते हैं जो नेगेटिविटी बढ़ने के बाद उसे रिपेयर करना जानते हैं। वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं, अपनी आवाज और शब्दों पर ध्यान देते हैं, पार्टनर की फीलिंग्स को सुनते हैं और प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब रिलेशनशिप में रिपेयर की आदत बन जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट डरावना नहीं रहता, बल्कि दोनों लोगों को एक दूसरे को और बेहतर समझने का अवसर देता है और धीरे धीरे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, पीस और इमोशनल कनेक्शन मजबूत होते जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9। रिश्ते में बिट्रेयल तब होता है जब ट्रस्ट को गहरी चोट पहुंचती है और सामने वाले को यह महसूस होने लगता है कि जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया था उसी ने उसके विश्वास को तोड़ा है। बिट्रेयल केवल चीटिंग तक सीमित नहीं होता। झूठ बोलना महत्वपूर्ण बात, छिपाना, पार्टनर की फीलिंग्स को नजरअंदाज करना या किसी ऐसी बात को बार बार करना जिससे सामने वाले का भरोसा टूटे, ये सब रिलेशनशिप में गहरा असर डाल सकता है। जब बिट्रेयल होता है तो व्यक्ति के मन में केवल गुस्सा ही नहीं आता, बल्कि कंफ्यूजन, फियर, सैडनेस और इनसिक्योरिटी भी पैदा हो सकती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया वो ऐसा कैसे कर सकता है। कई बार व्यक्ति अपने पुराने मोमेंट्स को याद करके सोचने लगता है कि क्या जो कुछ हमने साथ बिताया वो सच था या नहीं। यही सवाल इमोशनल पेन को और बढ़ा सकते हैं। बिट्रेयल के बाद ट्रस्ट तुरंत वापस नहीं आता, क्योंकि भरोसा केवल वर्ड से नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस से बनता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अब सब ठीक होगा, लेकिन उसके एक्शंस में कोई बदलाव नहीं आता, तो सामने वाले के लिए उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। इसलिए बिट्रेयल के बाद केवल सॉरी कहना काफी नहीं होता, बल्कि लगातार ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी बिहेवियर दिखाना जरूरी होता है। कई बार बिट्रेयल के बाद दोनों लोग एक दूसरे से इमोशनली दूर होने लगते हैं।
जिसने बिट्रेयल किया है वो गिल्ट या शेम महसूस कर सकता है, और जिसे चोट लगी है वो एंगर और पेन में रह सकता है। अगर दोनों अपनी फीलिंग्स को समझने के बजाय एक दूसरे से बचने लगें तो दूरी और बढ़ सकती है। इसलिए ऐसे समय में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब केवल अपनी बात कहना नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के दर्द को भी सुनना होता है। जिस व्यक्ति का ट्रस्ट टूटा है उसके लिए सवाल पूछना और क्लैरिटी चाहना स्वाभाविक है। वो जानना चाहता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या होगा। ऐसे समय में सामने वाले को उसकी फीलिंग्स को डिसमिस नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे बहुत चोट लगी है, तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि अब उस बात को भूल जाओ, बल्कि उसके दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हीलिंग तभी शुरू होती है जब दर्द को स्वीकार किया जाता है। बिट्रेयल के बाद रिलेशनशिप को बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस व्यक्ति ने ट्रस्ट तोड़ा है उसे अपनी गलती को ऑनेस्टली स्वीकार करना चाहिए। उसे एक्सक्यूजेज और ब्लेम से बचना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उसके एक्शंस का दूसरे व्यक्ति पर क्या असर हुआ है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्युइन होती है तो धीरे धीरे रिपेयर की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी गलती को छोटा बताता है या बार बार दूसरे को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराता है तो ट्रस्ट वापस बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसे भी अपने इमोशंस को समझने के लिए समय चाहिए। हीलिंग को फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे फिर से भरोसा करने में समय लगेगा, तो उसे यह समय मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट टूटने के बाद मन तुरंत पहले जैसा नहीं हो जाता। छोटे छोटे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के साथ धीरे धीरे सिक्योरिटी वापस आ सकती है। बिट्रेयल के बाद बाउंड्रीज भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दोनों लोगों को यह स्पष्ट करना पड़ सकता है कि आगे रिलेशनशिप में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। जब एक्सपेक्टेशंस और बाउंड्रीज क्लियर होती हैं तो अनसर्टेनिटी कम होती है और रिलेशनशिप को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब दोनों लोग वास्तव में बदलाव के लिए तैयार हों। कभी कभी बिट्रेयल रिलेशनशिप को खत्म भी कर सकता है, और कभी यही घटना दोनों लोगों को अपने रिलेशनशिप को नए तरीके से समझने का मौका देती है। हर सिचुएशन अलग होती है, इसलिए किसी एक डिसीजन को हर रिलेशनशिप पर लागू नहीं किया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिलेशनशिप में सेफ्टी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और जेन्युइन एफर्ट मौजूद है या नहीं। आखिर में बिट्रेयल हमें यह समझाता है कि ट्रस्ट कितना वैल्यूएबल है। इसे बनाने में लंबे समय लग सकते हैं, लेकिन एक गलत डिसीजन इसे बहुत गहराई से चोट पहुंचा सकता है। फिर भी अगर दोनों लोग ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंस और कंसिस्टेंट एक्शंस के साथ काम करें, तो कुछ रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट को धीरे धीरे दोबारा बनाया जा सकता है। यह आसान रास्ता नहीं होता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और जेन्युइन एफर्ट के साथ हीलिंग की संभावना बनी रहती है, और यही रिलेशनशिप को फिर से इमोशनल सेफ्टी और कनेक्शन की ओर ले जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10। जब किसी रिश्ते में बिट्रेयल होता है तो केवल ट्रस्ट नहीं टूटता, बल्कि व्यक्ति के अंदर सिक्योरिटी और इमोशनल कनेक्शन की भावना भी हिल सकती है। जिसे चोट लगी है उसके मन में बार बार वही सवाल आ सकते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, और क्या मैं दोबारा इस व्यक्ति पर भरोसा कर पाऊंगा। ऐसे समय में हीलिंग का मतलब केवल घटना को भूल जाना नहीं है, बल्कि उस दर्द को समझना, स्वीकार करना और धीरे धीरे अपने अंदर फिर से सिक्योरिटी पैदा करना है। बिट्रेयल के बाद सबसे पहली जरूरत होती है दर्द को स्वीकार करने की। अगर हम अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करेंगे तो हीलिंग मुश्किल हो सकती है। गुस्सा, सैडनेस, कंफ्यूजन और डिसअपॉइंटमेंट ऐसी परिस्थितियों में सामान्य इमोशंस हो सकते हैं। व्यक्ति को यह समझने की जरूरत होती है कि उसका दर्द वास्तविक है और उसे ठीक होने के लिए समय मिलना जरूरी है। हीलिंग कोई जल्दी पूरा होने वाली प्रक्रिया नहीं है। जिस व्यक्ति ने ट्रस्ट तोड़ा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। केवल सॉरी कहना पर्याप्त नहीं होता, उसे समझना पड़ता है कि उसके एक्शंस ने पार्टनर को कितना हर्ट किया है। जब वो अपनी गलती को स्वीकार करता है, सवालों से भागता नहीं है और अपने बिहेवियर में वास्तविक बदलाव लाता है, तो धीरे धीरे सामने वाले को फिर से सिक्योरिटी महसूस हो सकती है। ट्रस्ट वर्ड से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट एक्शंस से वापस बनता है। हीलिंग के दौरान ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोनों लोगों को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या हुआ और उससे रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ा। लेकिन बातचीत का उद्देश्य एक दूसरे को बार बार दोष देना नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए।
जब व्यक्ति अपनी फीलिंग्स खुलकर बता पाता है और सामने वाला बिना डिफेंसिव हुए उसे सुनता है, तो इमोशनल पेन धीरे धीरे कम हो सकता है। कई बार बिट्रेयल के बाद व्यक्ति हर छोटी बात पर डाउट करने लगता है। अगर पार्टनर थोड़ी देर से रिप्लाई करे तो चिंता बढ़ सकती है। अगर वो किसी से बात करे तो मन में सवाल आने लग सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि पुराने ट्रस्ट के टूटने के बाद माइंड खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे समय में पेशेंस जरूरी है। सामने वाले को यह समझना चाहिए कि ट्रस्ट वापस आने में समय लगेगा और जिसे चोट लगी है उसे भी धीरे धीरे प्रेजेंट रियलिटी और पुराने दर्द के बीच फर्क समझने की कोशिश करनी होगी। हीलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नई एक्सपीरियंसेस बनाना। अगर रिलेशनशिप में लगातार वही पुराने पैटर्न्स दोहराए जाते हैं तो ट्रस्ट वापस आना मुश्किल होता है। लेकिन जब पार्टनर अपने एक्शन से ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, केयर और रिस्पेक्ट दिखाता है तो धीरे धीरे नए पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पुराने हर्ट को रिप्लेस करना शुरू कर सकते हैं। एक छोटा प्रॉमिस पूरा करना, एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को कामली हैंडल करना और जरूरत के समय साथ खड़ा होना ट्रस्ट रीबिल्डिंग के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेप्स हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में बाउंड्रीज भी जरूरी है। अगर बिट्रेयल के बाद रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो दोनों लोगों को यह स्पष्ट करना होगा कि आगे किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और किन चीजों से फिर ट्रस्ट टूट सकता है। क्लियर बाउंड्रीज रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी कम करती हैं और दोनों लोगों को यह समझने में मदद करती हैं कि उन्हें आगे किस तरह बिहेव करना है। हीलिंग का मतलब यह भी नहीं कि व्यक्ति तुरंत सब कुछ पहले जैसा कर दे। फॉरगिवनेस और ट्रस्ट दो अलग चीजें हैं। कोई व्यक्ति सामने वाले को फॉरगिव करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे दोबारा ट्रस्ट करने में समय लग सकता है। फॉरगिवनेस का मतलब दर्द को मिटा देना नहीं, बल्कि धीरे धीरे उस दर्द के कंट्रोल से बाहर निकलना हो सकता है। और ट्रस्ट दोबारा बनता है जब सामने वाले के एक्शंस लगातार सेफ और रिलायबल साबित होते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप को बचाना संभव होता है और कभी नहीं, लेकिन किसी भी सिचुएशन में व्यक्ति को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल वेलबीइंग को महत्व देना चाहिए। अगर दोनों लोग जेन्युइन एफर्ट करते हैं तो बिट्रेयल के बाद रिलेशनशिप को एक नई फाउंडेशन पर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर डिसऑनेस्टी लगातार बनी रहती है और बदलाव की कोई इच्छा नहीं है तो हीलिंग के लिए दूरी बनाना भी जरूरी हो सकता है। आखिर में बिट्रेयल के बाद हीलिंग हमें यह सिखाती है कि टूटे हुए ट्रस्ट को ठीक करने के लिए समय, पेशेंस, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। पुराने दर्द को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ एक नया और बेहतर फ्यूचर बनाया जा सकता है। जब दोनों लोग अपने एक्शन से यह साबित करते हैं कि अब रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और इमोशनल सेफ्टी मौजूद है, तो धीरे धीरे ट्रस्ट वापस आ सकता है। और कभी कभी यही हीलिंग रिलेशनशिप को पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बना सकती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11। किसी भी रिश्ते में पावर का मतलब केवल यह नहीं होता कि कौन ज्यादा पैसा कमाता है या कौन बड़े फैसले लेता है। असली पावर इस बात में भी दिखाई देती है कि रिश्ते में किसकी जरूरतों को कितना महत्व दिया जाता है और किसकी आवाज को कितनी जगह मिलती है। जब दोनों लोग एक दूसरे की फीलिंग्स, ओपिनियंस और नीड्स को बराबर महत्व देते हैं तो रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहता है। लेकिन जब एक व्यक्ति हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है और दूसरे की जरूरतों को लगातार नजरअंदाज करता है तो धीरे धीरे रिलेशनशिप में इम्बैलेंस पैदा होने लगता है। ऐसे रिश्ते में एक व्यक्ति खुद को ज्यादा पावरफुल और दूसरा पावरलेस महसूस कर सकता है। ये इम्बैलेंस समय के साथ ट्रस्ट को कमजोर कर सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को बार बार लगता है कि उसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, वो इमोशनली दूर होने लगता है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों लोगों के बीच डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना जरूरी है। हर डिसीजन में दोनों की इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों की बात सुनी जाना जरूरी है। जब पार्टनर ये महसूस करता है कि मेरी ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, तो रिलेशनशिप में सिक्योरिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। पावर इंबैलेंस कई बार बहुत सटल तरीके से दिखाई देता है, जैसे हर बार एक ही व्यक्ति ये तय करे कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, पैसा कैसे खर्च करना है या किस विषय पर बात करनी है। शुरुआत में ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता रहे तो दूसरे व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस पैदा हो सकती है। इसलिए रिलेशनशिप में फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बैलेंस जरूरी है। ट्रस्ट तब मजबूत होता है जब दोनों लोग अपने पार्टनर की इंडिविजुअलिटी का सम्मान करते हैं। किसी रिश्ते में होना अपनी पहचान खो देना नहीं है। दोनों लोगों की अपनी पसंद, अपने गोल्स,
अपने फ्रेंड्स और अपनी पर्सनल स्पेस हो सकती है। लेकिन साथ ही ये समझ भी जरूरी है कि हम एक रिलेशनशिप का हिस्सा हैं और हमारे एक्शंस का असर दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। जब पावर का इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए किया जाता है तो रिलेशनशिप में फियर बढ़ सकता है, लेकिन जब पावर का इस्तेमाल सपोर्ट करने के लिए किया जाता है तो वही पावर रिलेशनशिप को मजबूत बना सकती है। उदाहरण के लिए, अगर एक पार्टनर फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे हर डिसीजन लेने का अधिकार मिल जाता है, बल्कि वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल रिलेशनशिप को सिक्योर बनाने के लिए कर सकता है। यही सोच रिलेशनशिप में पार्टनरशिप की भावना पैदा करती है। बिट्रेयल के बाद पावर इम्बैलेंस और ज्यादा दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ट्रस्ट तोड़ा है उसे दोबारा रिलेशनशिप में क्रेडिबिलिटी हासिल करनी पड़ती है, और जिसे चोट लगी है वो ज्यादा कंट्रोल या रीअश्योरेंस की जरूरत महसूस कर सकता है। ऐसे समय में दोनों लोगों को समझना होता है कि हीलिंग कंट्रोल से नहीं, बल्कि ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से होगी। रिलेशनशिप में ट्रस्ट एक तरह की इमोशनल करेंसी की तरह काम करता है। जितना ज्यादा दोनों लोग रिलायबल और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर दिखाते हैं, उतना ही रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति बार बार प्रॉमिसेस तोड़ता है या दूसरे की फीलिंग्स का फायदा उठाता है तो ट्रस्ट कम होता जाता है और रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। दोनों लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि कौन जीतेगा, बल्कि ये होना चाहिए कि दोनों मिलकर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। यही माइंडसेट रिलेशनशिप को कंपटीशन से पार्टनरशिप में बदल देता है। आखिर में मजबूत रिलेशनशिप वो नहीं है जिसमें किसी एक व्यक्ति के पास ज्यादा पावर हो, बल्कि वो है जिसमें दोनों लोगों को अपनी आवाज, अपनी जरूरत और अपनी फीलिंग्स के लिए सम्मान मिलता है। जब ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ आते हैं तो रिलेशनशिप ज्यादा स्टेबल और मीनिंगफुल बनता है, और दोनों लोग एक दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाने के बजाय एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनते हैं। दोस्तों, द साइंस ऑफ ट्रस्ट की इस पूरी जर्नी में हमने जाना कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत केवल प्यार में नहीं, बल्कि ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और इमोशनल कनेक्शन में होती है। भरोसा धीरे धीरे बनता है, छोटे छोटे एक्शन से मजबूत होता है और कभी कभी एक गलत डिसीजन से टूट भी सकता है। लेकिन अगर दोनों लोग ईमानदारी, पेशेंस और जेन्युइन एफर्ट के साथ रिलेशनशिप को संभालना चाहें तो हीलिंग और कनेक्शन की नई शुरुआत भी हो सकती है। इस किताब ने हमें यह समझाया कि सामने वाले को सुनना, उसकी फीलिंग्स को समझना, मुश्किल समय में साथ देना और अपने वर्ड्स को एक्शन से साबित करना कितना जरूरी है। अगर इस ऑडियो बुक से आपको अपने रिश्तों को समझने की एक नई नजर मिली है तो इसे अपने किसी खास व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए और हिंदी ऑडियो बुक से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है अच्छी किताबों की वैल्यूएबल नॉलेज को आसान हिंदी में आप तक पहुंचाना। आप देश के किसी भी शहर, गांव या विदेश से हमसे जुड़े हों, हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कहां से सुन रहे हैं और इस किताब की कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। आपकी मौजूदगी ही हिंदी ऑडियो बुक परिवार को खास बनाती है। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में अच्छी किताबों की अच्छी बातों को अपनाते रहिए।